नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कार्यक्रम में आपको जानकारी हम देंगे किस तरीके से देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ कोरोना महामारी के बीच भी कैसे हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं इस लड़ाई का सामना करके। आज कार्यक्रम में क्या रहेगा खास, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेसक विश्वोत्सव को संबोधित किया। बेंगलुरु से प्रमाणित और प्रसंस्कृत जैविक कटहल जर्मनी को निर्यात। कृषि मंत्रालय ने जारी किया तीसरा अग्रिम अनुमान, खाद्यान्न फसलों में हो सकता है रिकॉर्ड उत्पादन। खरीफ फसलों के लिए एडवाइजरी जारी, आईसीएआर ने जोन के अनुसार जारी की एडवाइजरी। और कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एक सफल किसान की कहानी। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेसक विश्वोत्सव को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी यानी कोविड-19 को लेकर क्या कुछ साझा किया, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेसक विश्वोत्सव को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष उन्होंने वेसक दिवस कार्यक्रम को उन सभी अग्रिम मोर्चे के योद्धाओं को समर्पित किया था जो कोविड-19 महामारी के खिलाफ मानवता को बचाने की जंग लड़ रहे थे। एक साल बाद भी कोविड-19 महामारी ने हमें छोड़ा नहीं है। भारत सहित तमाम देश महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में ऐसी महामारी कभी कभार ही आती है, लेकिन ये अपने साथ त्रासदी और संत्रास लेकर आई है तथा हर देश के घर घर को इसने पीड़ा दी है और महामारी ने अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर डाला है। हमारा ग्रह कोविड-19 के बाद पहले जैसा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के बाद से कई उल्लेखनीय सुधार हुए हैं, जैसे महामारी को आज बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इसके आधार पर हमारी रणनीति मजबूत हुई कि हम इससे लड़ सके और हमने वैक्सीन भी तैयार की। वैक्सीन जीवन बचाने और महामारी को हराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 वैक्सीन का विकास करने वाले वैज्ञानिकों की सराहना की, जिन्होंने साल भर में ही वैक्सीन बना दी। उन्होंने कहा, इससे मनुष्य की दृढ़ता और उसके तप का पता चलता है। जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें, बेंगलुरु से प्रमाणित ग्लूटेन मुक्त जैविक कटहल पाउडर और उसके साथ ही क्यूब कटहल के जो है उनकी एक खेप जर्मनी को भेजी गई है। इस बारे में और जानकारी लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रसंस्कृत और प्रमाणित जैविक कटहल जर्मनी को निर्यात किया गया। समुद्री मार्ग से बेंगलुरु से प्रमाणित ग्लूटेन मुक्त जैविक कटहल पाउडर और पैक्ड कटहल क्यूब्स के 10.20 मीट्रिक टन की मात्रा की एक खेप जर्मनी को निर्यात की गई। कटहल को एपीई जैक फ्रूट डीए के सहयोग से चलाए जा रहे पैक हाउस से प्रसंस्कृत किया गया है। एपीई जैक फ्रूट फलादा एग्रो रिसर्च फाउंडेशन बेंगलुरु के स्वामित्व वाली कंपनी है। एपिडा से पंजीकृत पीएआरएफ 1500 किसानों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि करीब 12,000 एकड़ खेत का स्वामित्व रखते हैं। हाल ही में त्रिपुरा से लंदन में 1.2 मीट्रिक टन ताजे कटहल का निर्यात किया गया था। कटहल त्रिपुरा स्थित कृषि संयोग एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से भेजे गए थे। एनपीओपी के तहत जैविक उत्पादों को पर्यावरण और सामाजिक रूप से जिम्मेदार दृष्टिकोण के साथ रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल किए बिना कृषि विधियों के तहत उगाया जाता है। खेती की ये विधि शुरुआती चरण से अपनाई जाती है। इसके तहत मिट्टी की उर्वरता और पुनरुत्पादन क्षमता, फसल की पोषकता और मिट्टी के प्रबंधन को बनाए रखते हुए जीवन शक्ति से भरपूर पौष्टिक भोजन का उत्पादन किया जाता है, जिसमें रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। एपिडा वर्तमान में एनपीओपी को लागू कर रहा है, जिसमें निकायों का प्रमाणन, जैविक उत्पादन के मानक, जैविक खेती और विपणन को बढ़ावा देना आदि शामिल है।
हम सभी जानते हैं, हमारे कृषि वैज्ञानिक जो हैं लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि किस तरीके से और ज़्यादा फ़ायदा किसानों को मिल सके, और इसके लिए कोशिश की जाती है बेहतर से बेहतर किस्म को ईजाद करने की। सोयाबीन की अगर बात की जाए तो एक ऐसी फसल जिसके लिए जलवायु की जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग होती हैं, लेकिन एक ऐसी किस्म है जिसका चयन आप कर सकते हैं, और ये किस्म है स्वर्ण वसुंधरा। ना सिर्फ पठारी क्षेत्रों की बात की जाए, पहाड़ी क्षेत्रों को हम देखें, मैदानी क्षेत्रों को देखें, इस किस्म का चयन आप कर सकते हैं और इसको लगाकर अच्छी उपज आप ले सकते हैं। क्या कुछ खास है इस किस्म में, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। स्वर्ण वसुंधरा को दरअसल वाणिज्यिक खेती के लिए तैयार किया गया है। इसकी हरी फली बुआई के 70 से 75 दिनों में पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हरी फलियों की 2 तुड़ाइयां और होती हैं। इस किस्म में पचने योग्य प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आवश्यक फैटी एसिड के अलावा फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम, जस्ता, थियामिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन ई, आहार फाइबर और चीनी पाई जाती है। गोले वाली हरी बीन्स का उपयोग स्वादिष्ट पकी हुई सब्जियों के रूप में किया जाता है, जबकि परिपक्व सूखे बीजों से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाए जाते हैं। उच्च पोषकता की वजह से ही इस किस्म को झारखंड के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने की कोशिश हो रही है। चूंकि ये एक वाणिज्यिक फसल है, इसीलिए किसानों को भी इससे फायदा मिलता है। चंद्रकांत देशमुख कृषि व्यवसायी हैं। इनका गांव वारपुड़ महाराष्ट्र के परभणी तालुका में पड़ता है। यहीं पर उन्होंने 10 एकड़ जमीन पर स्वर्ण वसुंधरा बोई। अच्छी देखभाल और सही समय पर फसल काटने के बाद उन्हें प्रति एकड़ 15 क्विंटल हरी फली प्राप्त हुई। प्रति एकड़ इनकी लागत 30,000 रुपए रही और शुद्ध आय 2,70,000 रुपए, यानी कम लागत अधिक कमाई। देशमुख ने -18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हरी फली का भंडारण किया और 18 महीने तक संग्रहित रखा। प्रस्फुटन यानी ब्लैचिंग के लिए साफ हरी फली को 5 मिनट के लिए 90 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी में रखा जाता है और इसके बाद मूल रंग और बनावट को बनाए रखने के लिए तुरंत 5 मिनट के लिए 4 डिग्री तापमान पर ठंडे पानी में। इसके बाद डीप फ्रीजर में स्टोर करने से पहले इन फलियों को 5 मिनट तक सामान्य पानी में डुबोया जाता है। आप चाहे तो स्वर्ण वसुंधरा को सुखाकर भी बेच सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत 100 से 150 रुपए किलो मिलेगी। इसके अलावा सूखे बीज से टोफू यानी सोया पनीर भी बनाया जा सकता है। 1 किलो बीज से 2.25 किलो तक टोफू मिल सकता है। स्वर्ण वसुंधरा का टोफू आकर्षक सफेद रंग, मुलायम और बिना सेम के स्वाद वाला होता है और इसे 300 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जा सकता है। स्वर्ण वसुंधरा के 1 क्विंटल अनाज से 225 किलो सोया पनीर बनाने का खर्च 13,000 रुपए है, जबकि 225 किलो सोया पनीर की बिक्री से शुद्ध लाभ 54,500 रुपए आया। इतना ही नहीं, भुने हुए सोयाबीन का इस्तेमाल उच्च गुणवत्ता वाले सत्तू बनाने में भी किया जा रहा है। स्वर्ण वसुंधरा के अनाज से सोया दही, छेना, गुलाब जामुन की मिठाई और आइसक्रीम जैसे उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया।
प्रमुख फसलों की जो अनुमान की स्थिति है वो इसमें साझा की गई और ख़ासतौर से खाद्यान्न फसलों की अगर बात की जाए तो इनका रिकॉर्ड उत्पादन इस बार हो सकता है, जिस तरह का अनुमान जताया गया है। और इसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न सिर्फ किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं को इसका श्रेय दिया। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस बार देश भर में 30,54,40,000 टन खाद्यान्न का उत्पादन हो सकता है, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये आंकड़ा पिछले साल से 79,40,000 टन ज्यादा है। खाद्यान्न में चावल, गेहूं, मक्का, मोटा अनाज और दालें आती है। खाद्यान्न की अलग अलग फसलों की बात करें तो 12,14,60,000 टन के साथ चावल, 10,87,50,000 टन के साथ गेहूं, 3,02,40,000 टन के साथ मक्का और 4,96,60,000 टन के साथ मोटे अनाज की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर रहेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के अथक प्रयासों, कृषि वैज्ञानिकों के योगदान, भारत सरकार की नीतियों और राज्य सरकारों से मिले सहयोग के चलते ही ये संभव हो पाया है। तीसरे अग्रिम अनुमान के तहत दालों का अनुमानित उत्पादन 2,55,80,000 टन रहेगा, जो पिछले साल के मुकाबले 36,04,000 टन ज्यादा है। इसमें तुअर यानी अरहर की पैदावार 41,40,000 और चने की 1,26,10,000 टन हो सकती है। चने का उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर रहेगा। तिलहनी फसलों में मूंगफली की रिकॉर्ड 1,01,20,000 टन, सोयाबीन की 1,34,10,000 टन और सरसों की 99,90,000 टन रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। इस तरह तिलहनी फसलों की कुल उपज 3,65,70,000 टन रहने का अनुमान है। ये आंकड़ा पिछले साल से 33,50,000 टन अधिक है। इनके अलावा गन्ने का उत्पादन 39,28,00,000 टन, जबकि कपास का 3,64,90,000 गांठे, जूट और मेस्ता का 96,20,000 गांठे रह सकता है। जूट की एक गांठ का वजन 180 किलो, जबकि कपास की गांठ का वजन 170 किलो होता है। खरीफ सीजन को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अलग अलग जोन को निर्धारित करते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है। क्या कुछ खास है इसमें, आइए देखते हैं। एक तरफ खरीफ की तैयारी है और दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से बुआई के लिए जरूरी सामग्री बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एडवाइजरी किसानों का काम आसान कर सकती है। ये एडवाइजरी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सभी प्रमुख फसलों, पशुधन, मुर्गी पालन और मछली पालन के लिए है। कृषि के हिसाब से देश को 11 जोन में बांटा गया है। एडवाइजरी जोन के हिसाब से ही जारी की गई है। कृषि के क्षेत्र में पंजाब का नाम पूरे भारत में है। यहाँ के लिए वैज्ञानिक कम अवधि और ज्यादा उपज वाली धान बोने की सलाह दे रहे हैं। नर्सरी बोने का काम 5 जून तक पूरा कर लें और रोपाई 20 जून से 5 जुलाई तक पूरी हो जानी चाहिए। इसके अलावा किसानों को पानी की बचत के लिए सीधी बिजाई वाली किस्मों का चयन करना चाहिए। ये उनके लिए बेहतर रहेगा। राज्य में बासमती चावल की बुआई का सही समय 15 से 30 जून है। जो किसान गेहूं के खाली खेतों में धान बो रहे हैं और गेहूं में फास्फोरस डाल चुके हैं, वो धान में इसका इस्तेमाल ना करें। कपास का ज्यादा उत्पादन पाने के लिए बीटी कॉटन की PAU BT1 किस्म की बुआई करें। इसकी जगह PAU लुधियाना की ओर से सुझाई गई BT संकर किस्म भी चुन सकते हैं। मक्का के लिए लंबी और मध्यम अवधि वाली उन्नत किस्में बोई जा सकती हैं। बुआई जून के पहले हफ्ते तक पूरी कर लें। हिमाचल प्रदेश में दरमियाने और निचले पहाड़ी इलाकों में मक्का की बुआई का काम 15 जून तक पूरा कर लें। समय पर बुआई के लिए गिरिराज किस्म का चुनाव करें, जबकि पछेती फसल बोने के लिए बजोरा मक्का, बजोरा पॉपकॉर्न और बजोरा स्वीट कॉर्न बेहतर रहेगी। इनके अलावा संकर किस्में भी यहाँ के किसान बो सकते हैं।
हिमाचल में धान की बुआई का सही समय 20 मई से जून के पहले हफ्ते तक है। इस दौरान ज्यादा उपज देने वाली APR 1068, HPR 2143, HPR RP 2421 सही रहेगी। इसी के साथ ही यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। खासतौर से किसानों की अगर हम बात करें तो अब धीरे धीरे ना सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन को देखा जाए, बागवानी को भी अगर देखा जाए तो लगातार जो किसान हैं वो इसमें अब बढ़ चढ़ कर रुचि ले रहे हैं। ऐसे में ही एक किसान है जिनका नाम है चिंतला वेंकट रेड्डी। आपको बता दें ये किसान बड़े पैमाने पर अंगूर की खेती करते हैं और इस अंगूर की अगर बात की जाए तो विटामिन जो हैं प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी लगातार जो मांग है साल भर बनी रहती है। किस तरीके से वेंकटा रेड्डी आज के समय में दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं और किस तरीके से इनकी कामयाबी का ये सफर शुरू हुआ, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। चिंतला वेंकट रेड्डी नेशनल सीड कॉरपोरेशन और आंध्र प्रदेश स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पिछले 10 वर्षों से लगातार नए बीज दे रहे हैं। रेड्डी तेलंगाना के कुंदपल्ली में अंगूर की खेती करते हैं। इन्होंने आलवाल में अपना रिसर्च सेंटर बना रखा है, जहां वो काले अंगूर की खेती करते हैं और रोजाना कई किसानों को बेहतर जैविक खेती के लिए जागरूक भी करते हैं। विज्ञान और नई तकनीक की मदद से 1 हेक्टेयर में 105 टन अनब शाही और इतने ही क्षेत्र में 84 टन बीज रहित अंगूर की पैदावार करने वाले रेड्डी की गिनती अपने जिले के पहले आधुनिक किसान के रूप में भी होती है। चिंतला वेंकट रेड्डी का जन्म 22 दिसंबर 1950 में सिकंदराबाद के आलवाल में एक किसान परिवार सत्यम्मा और मुथ्यम रेड्डी के घर हुआ था। वो 3 भाइयों और 3 बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने सिकंदराबाद के पास जैविक विज्ञान में अपना PUC अंग्रेजी माध्यम में पास किया। उनके बड़े भाई सी शंकर रेड्डी एक किसान थे। वेंकट रेड्डी ने 12वीं के बाद अपनी शिक्षा बंद कर दी और कृषि के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। पिता का साथ देते देते उनमें एक गहरी रुचि विकसित हो गई और वो एक प्रगतिशील और साधन संपन्न कृषक बन गए। वो एक नवीन जैविक किसान है जो खेती में अपनी मिट्टी और पोषक तत्व प्रबंधन तकनीकों के लिए जाने जाते हैं। वो मिट्टी की अदला बदली और मिट्टी की उर्वरता में अपनी तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त करने वाले भारत के पहले स्वतंत्र किसान होने का गौरव रखते हैं। वो जैविक कृषि तकनीकों में अपने नाम के साथ राष्ट्रीय पेटेंट भी रखते हैं। वो खेती में कोई रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या कवकनाशी का उपयोग नहीं करते। चिंतला वेंकट ने अपनी अभिनव जैविक खेती के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते। वो बीज रहित अंगूर उगाने वाले पहले किसान हैं। 1979-80 में उन्होंने अंगूर की खेती में प्रवेश किया। अपने अग्रणी कार्य के लिए उन्हें राज्य में कई बार एक मॉडल किसान से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी SM तकनीकों का प्रदर्शन किया जब 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और 2006 में जॉर्ज W बुश ने हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने दोनों राष्ट्रपतियों को काले बीज रहित अंगूर भेंट किए थे। जैविक तरीके से अंगूर की खेती कर पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित चिंतला वेंकट ने खेती के क्षेत्र में नई सोच लाकर क्रांति लाई। इससे उन्होंने कृषि की दिशा में प्रगतिशील किसानों को आने वाले समय में मोटे अनाजों से हटकर जैविक विधि द्वारा फलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा और वो अपनी आय दोगुनी करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।
तो देखा आपने चिंतला वेंकट रेड्डी जी की कामयाबी का ये सफ़र, और इसी के लिए भारत सरकार की तरफ से इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ICAR द्वारा कोरोना को देखते हुए जो गाइडलाइंस जारी की गई है, यानी किसानों को कृषि कार्यों के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आइए देखते हैं। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं देश भर की मौसम की स्थिति पर, यानी कैसा रहेगा देश में मौसम का मिजाज। आइए देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। 31 मई को केरल पहुंच सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून। अगले 2 दिन अंडमान निकोबार में भी कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश के आसार हैं। 2 दिन पश्चिम राजस्थान में कुछ जगहों पर चल सकती है धूल भरी आंधी। 2 दिन उत्तर प्रदेश में तो शनिवार को उत्तराखंड में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। कल बिहार में तो अगले 2 दिन झारखंड के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं संभव हैं। 2 दिन दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिमी अरब सागर में चल सकती हैं तेज हवाएं। दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में भी 2 दिन तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो वहीं 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। शनिवार को गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी हालात प्रतिकूल बने रह सकते हैं। 2 दिन मन्नार की खाड़ी और कोमोरन क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। ऐसे में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। तो आज के लिए हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।